ये हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे जो बामसेफ के, इनका जो इन्होंने जो मेहनत लगाया है, पूरा अपना जीवन लगाया है इस मूवमेंट के लिए, इसी का नतीजा है कि ये पूरा जो मूवमेंट है वह देश भर फैला है। बामसेफ भी जो है वो अगर परिस्थितियाँ बदलती हैं तो बदली हुई परिस्थिति के हिसाब से बामसेफ को भी बदलना पड़ेगा। जब पेड़ बहुत बड़ा हो गया है तो जड़ें छोटी रहने से काम नहीं चलेगा। शासन करती जमात बना, हे ध्येय, हे स्वप्न, हे उद्दिष्ट परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं होतं, जे काही प्रमाणामध्ये मान्यवर कांशीराम साहेबांनी साध्य केलेलं आहे। प्रत्येकाला वाटतं की मी विद्वान आहे, कारण सगळे शिकलेले आहेत तर विद्वान आहे असं त्यांना वाटतं। तर विद्वान आहेत खरे, पण विद्वत्ता ही समाजाच्या उत्थानाकरता असली पाहिजे, ना की ते समाजाला मागे नेण्याकरता असली पाहिजे। और काशीराम साहब कहते हैं हम नेता पैदा करते जाएंगे और हमारा दुश्मन खरीदते ही जाएगा, मगर इतने पैदा करेंगे कि एक दिन वो खरीदते खरीदते थक जाएंगे। यह है बामसेफ का काम। बहुजन समाज पार्टी का मिशन है बहुजन समाज बनाना। ये विचारधारा 2000-3000 साल पहले दी हुई विचारधारा है, जिसे हम बहुजन विचारधारा कहते हैं, जिसे हम बहुजन सुखाय बहुजन हिताय कहते हैं। ये विचारधारा है कि जो गौतम बुद्ध ने हमें दी थी। महाराष्ट्र में हमें कुछ आम्बेडकरवादी नजर आते थे, जिनको मैं गांधीयन आम्बेडकरवादी कहता हूँ। गांधीयन आम्बेडकरवादी यानी कि गांधी को मानने वाले आम्बेडकरवादी, गांधी की शरण जाने वाले आम्बेडकराइट, जो समाज में जाकर बुद्धम शरणम गच्छामि और पॉलिटिक्स में जाकर गांधी शरणम गच्छामि बोलते रहते हैं, वो सारे लोग गांधी के शरण में चले गए। आज मैं आपको पूरी छूट दे रहा हूं, आप करिए। महाराष्ट्र के अंदर हम रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे। मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यह बामसेफ वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है नागपुर जोन बामसेफ यूनिट की ओर से। और इसका सम्मेलन में विषय रखा गया है मान्यवर कांशीराम साहब द्वारा दी गई स्वतंत्र बहुजन विचारधारा पर आधारित बहुजन समाज के निर्माण में बामसेफ की भूमिका और जिम्मेदारी। इसके लिए प्रास्ताविक हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे नागपुर जोन बामसेफ यूनिट के जोनल कन्वेनर आदरणीय संजय थूल साहब, आप इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक करेंगे। आदरणीय संजय थूल साहब। ये जो बामसेफ का हमारा जो वरिष्ठ कार्यकर्ता जो सम्मेलन है, ये जो बुलाने का हमारा जो पर्पस ये है कि हम लोग लगभग वैसे तो काफ़ी सालों से हम लोग इस मूवमेंट में लगे हुए हैं सभी लोग। तो लगभग यहाँ ऐसे लोग हैं जो 73 के से भी साहब के साथ काम कर रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे कि 73 से हैं, 78 से हैं, जिन्होंने लगभग अपना 40-40, 50-50 साल अराउंड इस मूवमेंट में अपने जीवन का लगाया है। तो ये हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे जो बामसेफ के, इनका जो इन्होंने जो मेहनत लगाया है, पूरा अपना जीवन लगाया है इस मूवमेंट के लिए, इसी का नतीजा है कि ये पूरा जो मूवमेंट है वह देश भर फैला है। तो ये इन लोगों का बड़ा योगदान है नागपुर के हमारे जो खासकर नागपुर जोन के साथियों का। अगर हम देखते हैं हमारे साथ अभी बहादुर साहब है, वो इनका वॉल पेंटिंग के लिए इतने लोगों को ट्रेन किया और पूरा देश भर में वॉल पेंटिंग की है।
तो उस वजह से पूरा देश भर में हमारा जो मूवमेंट पहुंचा कांशीराम साहब के टाइम में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वाल्के सर हैं हमारे, जो 73 से कांशीराम साहब के साथ उन्होंने देवलाली में भी कैडर कैंप लिया है। तो ये हम लोग ऐसे बहुत सारे और भी कार्यकर्ता इनके जैसे हैं कि जिन्होंने वक्त वक्त पर अपना पूरा समय जीवन लगाया इसके लिए, अपना फैमिली का चिंता नहीं किया, अपना पूरा सैलरी दे दिया उन्होंने और पूरा जीवन इसी एक काम के लिए लगा दिया है। और जो देश भर में अगर रिजल्ट भी आया तो उसमें हमारा जो नागपुर जोन के जो हमारे जो सीनियर कार्यकर्ता हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं याद करता हूँ कि मैं बीएसपी के बनने के पहले DS4 के नाम से 3 इलेक्शन चुनाव लड़े गए थे। एक हरियाणा में लड़ा था DS4 के माध्यम से ही, एक दिल्ली में लड़ा था और एक जम्मू कश्मीर में लड़ा था। तो मुझे जम्मू कश्मीर में 20-25 दिन रहा था उस समय में। मैं उस समय अराउंड 81 के आसपास, यानी 84 और 81 के बीच का बात है, वो एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन मैं 20-25 दिन उस समय जम्मू कश्मीर में रहा था DS4 का प्रचार करने के लिए। तो यहाँ से नागपुर के लोग बड़े पैमाने पर वहाँ थे जो इलेक्शन को कंडक्ट कर रहे थे, चाहे वॉल पेंटिंग करने वाले हों, चाहे जागृति जात्रा करने वाले हों, चाहे इलेक्शन को मैनेजमेंट करने वाले हों। तो हमारे पास स्किल बहुत है, हमारे लोगों के पास स्किल का कमी नहीं है। हमारे जागृति जत्था अच्छा है, हमारा वॉल पेंटिंग स्क्वाड था और मैनेजमेंट करने में भी उनका महारत है और उन्होंने पूरे देश भर में भी रिजल्ट्स ले आया। लेकिन इतना सब स्किल होने के बाद भी हमारा अभी तक के महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ सके हैं। तो अभी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारा होता है कि जब उत्तर प्रदेश में हमने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया है, तो हमारा यह जिम्मेदारी है कि हम महाराष्ट्र में भी हमारा मुख्यमंत्री बनाए और महाराष्ट्र में भी हमारा सरकार बनाए। तो जब हमारा पेड़ बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं हमारा जड़ों के ऊपर बीच के सालों में उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर पाए। जो बामसेफ का जो हमारा संगठन है वह कहीं ना कहीं हमारा उसके ऊपर फोकस कम हुआ। तो उसी वजह से वो हमारा उसके ऊपर फोकस कम होने के वजह से जो पेड़ जिस गति से बढ़ा, तो वो कहीं ना कहीं फिर बाद में अगर हमने जड़ों को तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो हमारा रिजल्ट भी धीरे कम होने लगा। तो यह बात को ध्यान में रखते हुए हमने, हमारे कुछ जो साथी हैं उन्होंने देखा कि भाई हमने इतने सालों में काम लगाया है, हमारे इतने सारे जो हैं, तो बहाने ढूंढने से तो बहुत सारे बहाने हैं नहीं काम करने के। लेकिन कांशीराम साहब बोलते थे कि तमन्ना सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं और तमन्ना नहीं है तो एक से एक बेहतर बहाने निकल आते हैं। तो हमने कुछ साथियों ने मिलकर सोचा कि हमें काम करने के रास्ते ढूंढने चाहिए और हमने काम करने का प्रयास किया। और काम करने के लिए बामसेफ को मजबूत की को हम गैर राजनीतिक जड़ों को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं उस दिशा में काम किया। तो हमारे कुछ साथी यहाँ पर खासकर गायकवाड़ सर हैं, बंजारी सर हैं, तो इनके साथ मिलकर हम लोगों ने कंटिन्यूस हमारे मीटिंग्स चली। कंटिन्यूस मीटिंग चलने के बाद और भी लोग जुड़ते गए इस कारवां में और धीरे धीरे हमने यहाँ पर पिछले साल 9 और 10 अक्टूबर को यहाँ हमारे देश भर में जो लाइक माइंडेड है, जो चाहते हैं कि बामसेफ बढ़े और गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हो, तो ऐसे लगभग हमने देश भर के काफ़ी साथियों को एक गेट टुगेदर किया कि भाई, और 2 दिन हमने मंथन किया कि भाई ये हमारे गैर राजनीतिक जड़ें हम कैसा मजबूत कर सकते हैं करके। तो ये जब 2 दिनों हमारा जो मंथन चला तो उसके बाद यह डिसाइड हुआ कि भाई हम लोग क्यों हम बात नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि हम लोग आपस में हमारा मिलना कम हो गया, हमारा संवाद कम हो गया, हमारा फ़ोन करना भी कम हो गया, तो हमारा पहचान भी कम हो गया एक दूसरे से। तो ज़रूरी है कि हम बार बार मिले, बार बार एक दूसरे से मिले, बार बार अगर हम देश भर के लोगों से मिलेंगे, बार बार लोगों से मिलेंगे, तो ये हमारा मूवमेंट बढ़ने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। तो हमारा ये किया है कि हमने हर 3 महीने में देश के अलग अलग भागों में हमने मिलने का प्लानिंग बनाया कि ताकि जो हमारे जो लोग हैं जो देश भर में बामसेफ की विचारधारा से जुड़े हुए हैं उनमें एक ट्रस्ट डेवलप हो
एक दूसरे के बारे में एक्टिविटी पता चले और वो अपने अपने क्षेत्र में जो जड़ों को मजबूत करने का काम करें। तो हमारा जो पहला यहाँ होने के बाद जो दूसरा जो हमारा जो मीटिंग हुआ वो मध्य प्रदेश में सांची में हुआ। मध्य प्रदेश में सांची में 2 दिन का हमारा जो सम्मेलन हुआ, तो उसमें भी काफ़ी जोश से पूरे देश भर से लोग आए। उसके बाद सांची के बाद जो नेक्स्ट हमारा जो मीटिंग हुआ वहाँ रांची में हुआ 3 महीने के बाद। तो 3 महीने के बाद रांची में भी वहाँ पर भी काफ़ी जोश आया और देश भर में हमारा जो जड़ें मजबूत होने का काम होने लगा। और ये हमारा जो पिछले 1 साल में हमारे जो 3 सम्मेलन हुए हैं, उस वजह से कैडर कैंप जो काफ़ी समय से रुके हुए थे, वो कैडर कैंप होने का सिलसिला चालू हो गया। वो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरा देश भर में, चाहे वह उड़ीसा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे अलग अलग जगह हैं, तो हमारे कैडर कैंप्स जो है वो चालू हो गए। और एक जो अभी हमारा जो लास्ट जो मीटिंग हुआ वह मैसूर में हुआ, जो हमारे रवि कीर्ति साहब है जो, और हमारे मयूरी रवि कीर्ति मैडम है, उन्होंने बहुत मेहनत करके उधर कर्नाटका में जो मैसूर में आयोजित किया। तो यहाँ जो है ये आइडिया भी बेसिकली हम लोग जा रहे थे गोंदिया में एक अधिवेशन के लिए, तो रवि कीर्ति साहब का ही आइडिया था ये कि भाई हम लोग देश भर के लोगों को एक बुलाते हैं करके। और रवि कीर्ति साहब का आइडिया को हम लोगों ने सबने सपोर्ट किया, हमारे सब जितने साथी थे, और फिर ये काम चालू हुआ। तो अभी हमारे 4 जो है देश भर में 4 मीटिंग्स नेशनल लेवल पे हमारा हो गया है। और देश भर में हमारा जो काम है बामसेफ का जो जड़ों को मजबूत करने का, वहाँ काम चल रहा है। अब कुछ हमारे जो प्रॉब्लम्स था कि भाई जिस वजह से हमारे जो साथी काम नहीं कर पा रहे या कुछ कर पा रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम एरियाज़ को भी हमने एड्रेस करने का काम किया है कि भाई हमारा बहुत सारे लोगों का ये था कि हमारे बुद्धि का जितना उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, या हमारा जो नहीं हो पाते हैं। तो हमने अभी जो एक मैकेनिज़्म जो डेवलप किया है, उस मैकेनिज़्म में हमने बोला कि भाई जैसा बामसेफ को भी बदली हुई परिस्थिति के हिसाब से बदलना पड़ेगा। बामसेफ भी जो है वो अगर परिस्थितियाँ बदलती हैं तो बदली हुई परिस्थिति के हिसाब से बामसेफ को भी बदलना पड़ेगा। जब पेड़ बहुत बड़ा हो गया है तो जड़ें छोटी रहने से काम नहीं चलेगा। तो जितना बड़ा पेड़ है उसकी जड़ें भी उतनी गहरी होनी चाहिए। तो हमने बामसेफ को भी जड़ें को उसी पैमाने पे मजबूत करने का काम चालू किया है। और हमारा जो विज़न है कि जो बामसेफ जो है, बामसेफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हम लोग ये विज़न है कि लगभग एक विधानसभा में हमारा 300 के आसपास, 300 से 350 के आसपास बूथ होता है। 350 बूथ में एक बूथ में हमारा 3 बामसेफ के कार्यकर्ता के हिसाब से हमारे लगभग एक बूथ में हमारे 1000 से 1500 बामसेफ के वर्कर एक विधानसभा में होने चाहिए। हमारे एक विधानसभा में 1000 से 1500 हम अगर कर लेते हैं एक बूथ में 3 के हिसाब से, तो हमारे एक विधानसभा में 1000 से लगभग 1500 हमारे बामसेफ के कार्यकर्ता बनते हैं। और जैसा कांशीराम साहब ने बोला था, एक वोट एक नोट, 2 पैर 2 पहिया, तो हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट भी ना ले, मात्र 100 रुपये ही ले, और 1000 लोगों से अगर 100 रुपये दें तो लगभग 1 लाख रुपये हर महीने का एक विधानसभा में होता है। एक महीने में 1 लाख रुपये एक विधानसभा में होता है। और वहाँ जो पैसा है उस विधानसभा में जो इकट्ठा हुआ, अगर आप वहीं खर्चा करते हैं तो हमारा सभी जगह मूवमेंट बूस्टअप होगा, फ्लरिश होगा। तो हमने जो बामसेफ का अभी जो मैकेनिज़्म भी ये डेवलप किया है, जो फंड जनरेशन का मैकेनिज़्म है, कि हमने एक विधानसभा को भी 10 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। तो हमारा जैसा जिला का एक यूनिट होगा, उसके बाद विधानसभा का यूनिट होगा, और विधानसभा के बाद सेक्टर का यूनिट होगा। तो सेक्टर का यूनिट में हमारा ये है कि सेक्टर में लगभग एक विधानसभा में अगर 10 सेक्टर होते हैं मोटा मोटा अगर मान लिया जाए तो हर सेक्टर में हमारा लगभग 100 हमारे जो मेंबर्स होंगे जो 100 रुपये ही देंगे, ज़्यादा हम अगर अमाउंट नहीं देते हैं। वहाँ अगर 100 रुपये देते हैं तो उससे 10,000 रुपये एक सेक्टर में होता है, और वो 2,000 रुपये उसमें से अगर आप विधानसभा को देते हैं तो विधानसभा लेवल पर
10 सेक्टर से 20,000 रुपये इकट्ठा हो जाते हैं और 8,000 रुपये वो अपने ही सेक्टर में कार्यक्रम लगाने में, चाहे वो जयंती का कार्यक्रम हो, चाहे वह कैडर कैंप हो, चाहे वहाँ पर महिला सम्मेलन हो, चाहे युवा सम्मेलन हो, तो वहाँ 8,000 रुपये अपने ही सेक्टर में खर्चा कर सकते हैं। और ये 2-2 हज़ार रुपये करके जब विधानसभा लेवल पे आ जाएगा 10 सेक्टर से, तो 15,000 रुपये जो है वो विधानसभा लेवल में बचेगा और 5,000 रुपये वो जिला को दे देगा विधानसभा से। तो जिले सारे विधानसभा से जिले के पास पैसा आ जाएगा, तो उनके पास भी कुछ पैसा हो जाएगा और जिले में से हम लोग इसको स्टेट लोग को भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें डिसेंट्रलाइजेशन भी होगा, लोगों को काम करने के लिए निर्णय भी ले सकेंगे और अपने मूवमेंट को अच्छे तरीके से वो बढ़ा सकेंगे। तो इस तरीके से हमने ये एक विज़न रखा है हमारा बामसेप को बढ़ाने के लिए आने वाले समय में। माननीय प्राध्यापक शंकरजी बागडे साहेब, वरिष्ठ बामसेप कार्यकर्ता भंडारा यांना मी आमंत्रित करतो की त्यांनी या ठिकाणी मार्गदर्शन करावं। आपण या बहुजन चळवळीमध्ये आणि मान्यवर कांशीराम साहेबांच्या चळवळीमध्ये, या सर्व महापुरुषांच्या या मिशनमध्ये जे काम करतो आहोत, ह्या सर्वांनी स्वतःला भाग्यवान समजायचं। याचं कारण असं आहे की आपण हे जे कार्य करतो आहोत व आपल्या महापुरुषांनी जो आदर्श आपल्या पुढे ठेवलेला आहे, आपल्या महापुरुषांनी स्वतःसाठी कार्य केलं नाही आणि आपण सुद्धा हे कार्य स्वतःसाठी करीत नाही। तर ही आपली जी चळवळ आहे ही आपल्या बहुजनांच्या उत्थानासाठी आहे, या सर्वसामान्य लोकांच्या उत्थानासाठी आहे, या देशाच्या उत्थानासाठी आहे, कल्याणासाठी आपण कार्य करीत असतो। म्हणजे आपण स्वतःसाठी नाही, आपण समाजासाठी, देशासाठी कार्य करता आहोत आणि महापुरुषांचा हा आपल्या पुढे आदर्श आहे। आणि म्हणून या चळवळीमध्ये कार्य करीत असताना आपण स्वतःला भाग्यवान समजायचं, स्वतःला कमी समजायचं नाही आणि त्या अनुषंगाने आपण सकारात्मक विचार करायचा आणि आपले जे मिशन आहे ती 5 वर्षात नव्हे तर 2 वर्षामध्ये आपण कशी पूर्ण करू शकतो, त्या अनुषंगाने आपण आजच्या या कार्यकर्ता संमेलनामध्ये विचार विनिमय करणार आहोत। आणि त्या अनुषंगाने मी आपल्याला सांगू इच्छितो की प्रथमतः या विषयाच्या संदर्भात म्हणजे बहुजन समाज निर्माण करण्यासाठी बामसेपची भूमिका काय, जबाबदारी काय, हा असा विषय आहे। आणि आजच्या या संमेलनामध्ये आपल्याला 3 अंगाने विचार करायचा आहे। कोणते 3 अंग? मान्यवर कांशीराम साहेब यांनी बामसेपची स्थापना केलेली आहे 6 डिसेंबर 1978 मध्ये। तर मान्यवर कांशीराम साहेबांनी जी बामसेप स्थापन केलेली आहे, या बामसेपची सदस्य संख्या दिवसेंदिवस वाढली पाहिजे। आज जेवढी आहे ना त्याच्या दुप्पट 2 महिन्यामध्ये झाली पाहिजे। या अनुषंगाने आपल्याला प्लॅनिंग करायचं आहे, नियोजन करायचं आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला बहुजन समाज निर्माण करायचा आहे। हा बहुजन समाज कसा निर्माण होईल त्या अनुषंगाने विचारमंथन करायचं आहे। आणि तिसरी गोष्ट, शासनकर्ती जमात बना हे ध्येय, हे स्वप्न, हे उद्दिष्ट परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं होतं, जे काही प्रमाणामध्ये मान्यवर कांशीराम साहेबांनी साध्य केलेलं आहे आणि ध्येय आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा आपल्याला साध्य करायचं आहे। तर त्या अनुषंगाने आपल्याला प्लॅनिंग नियोजन करायचं आहे। म्हणजे आजच्या या बामसेपच्या वरिष्ठ कार्यकर्ता संमेलनामध्ये आपल्याला 3 अँगलने, 3 दृष्टिकोनातून विचारमंथन करायचं आहे। एक म्हणजे बामसेपची सदस्य संख्या दिवसेंदिवस वाढली पाहिजे, दुप्पट झाली पाहिजे, 4पट झाली पाहिजे, एक मुद्दा। बहुजन समाज निर्माण झाला पाहिजे, दुसरा मुद्दा। आणि तिसरा मुद्दा आहे शासनकर्ते आपण बनलोच पाहिजे। त्या 3 अंगाने आपण आजच्या या संमेलनामध्ये करूया। तर प्रामुख्याने एका मुद्द्याच्या अनुषंगाने फक्त मी 5 मिनिटांमध्ये आपल्याला सांगू इच्छितो। आपले महापुरुष आहेत, या महापुरुषांकडे बघितल्यानंतर हा बहुजन समाज कसा निर्माण होऊ शकतो याचं मूर्तिमंत आदर्श म्हणजे हे आपले महापुरुष। तर महात्मा ज्योतिबा फुल्यांकडे बघा, जे या समाज व्यवस्थेमध्ये, या चातुर्वर्ण समाज व्यवस्थेमध्ये, या जाती व्यवस्थेमध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले
कोणत्या वर्णामध्ये जन्माला आले? शूद्र वर्णामध्ये जन्माला आले. कॅटेगरीच्या भाषेमध्ये बोलायचं झालं तर ओबीसी कॅटेगरीमध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले जन्माला आले. आणि या जातीच्या भाषेत बोलायचं झालं तर माडी जातीमध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले जन्माला आले. महात्मा ज्योतिबा फुल्यांनी गुलामगिरी नावाचा ग्रंथ लिहिला आणि या गुलामगिरी ग्रंथामध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले असं म्हणतायत की या देशातील शूद्रातिशूद्र हे या देशाचे मूळचे रहिवासी असून ते परस्पराचे बंधू आहेत. हा निष्कर्ष महात्मा ज्योतिराव फुल्यांनी गुलामगिरी या ग्रंथामध्ये सांगितलेला आहे. कोण? शूद्र कॅटेगरीच्या भाषेमध्ये ओबीसी आणि अतिशूद्र म्हणजे SC ST NT हे या देशाचे मूळचे रहिवासी आणि ते परस्पराचे बंधू आहेत. हे महात्मा ज्योतिबा फुल्यांनी स्पष्ट शब्दामध्ये गुलामगिरी या ग्रंथामध्ये सांगितलेलं आहे. तर तुम्ही आता विचार करा की शूद्रातिशूद्र म्हणजेच ओबीसी SC ST समाज जो आहे हा बहुजन समाज आहे. हा 75% समाज आहे. आणि हा समाज किती हजार जातीमध्ये विखुरलेला आहे? ओबीसी समाज 3743 जातीमध्ये, SC समाज 1500 जातीमध्ये, ST NT समाज 1000 जातीमध्ये. हा शूद्र अतिशूद्र समाज ओबीसी SC ST समाज हा 6243 जातीमध्ये विखुरलेला आहे. हा बहुजन समाज आहे. तर या बहुजन समाजाला आपल्याला जर एक करायचं असेल, संघटित करायचं असेल तर महात्मा ज्योतिबा फुल्यांचं हेच एक वाक्य आपल्याला लोकांना सांगायचं आहे, घरोघर जाऊन सांगायचं आहे की या देशाचे मूळचे रहिवासी शूद्रातिशूद्र असून म्हणजे ओबीसी SC ST असून ते परस्परांचे बंधू आहेत. आणि हा विचार जेव्हा महात्मा ज्योतिबा फुल्यांचा आपण पेरू तेव्हा मात्र हा बहुजन समाज हळूहळू बनत जाईल, लवकर बनेल असं मला प्रामाणिकपणे वाटतं. त्यानंतर राजा शाहू महाराज ज्यांना आपण आरक्षणाचे जनक म्हणतो, 26 जुलै 1902 राजा शाहू महाराजांनी आरक्षण दिलेलं आहे. तर आरक्षण कुणासाठी दिलेलं आहे? या देशातील बहुजन समाजाला, हजारो जातीमध्ये विखुरलेल्या बहुजन समाजाला, हजारो वर्षापासून ज्यांना शासन प्रशासनामध्ये संधी नव्हती अशा बहुजन समाजाला राजर्षी शाहू महाराजांनी कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव न करता त्यांनी रिझर्वेशन दिलेलं आहे, आरक्षण दिलेलं आहे. तर या आरक्षणाच्या बॅनरवरती आपण सर्व बहुजन समाज एक आहोत. अभी जो बामसेब के माध्यम से जो प्रोग्राम रखा है तो वरिष्ठ बामसेब का, तो बीच में जो बामसेब पूरे ज़माने में काम हुआ करता था, अभी बीच में थोड़ा रुकावट आई थी बामसेब के माध्यम से, लेकिन हमारे कुछ वरिष्ठ और अभी जो वक्ता है उनके माध्यम से बामसेब को पिकअप पकड़ने का सिलसिला चालू कर दिया है. उससे जो पुराने लोग, अभी नए वाले लोग, उनसे एनर्जी बढ़ रही कि इस फाउंडेशन को मजबूत करना चाहिए. माननीय कांशीराम साहब ने बामसेब तैयार किया. उसका पहले का रीज़न है कि बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा के सभा में बोला था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया. वो मराठी का लफ्ज़ था. माननीय कांशीराम साहब ने बोला कि भाई मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया. जब 15-16 लोगों को बाबा साहब ने भेजा था, उसी में से एक व्यक्ति बैरिस्टर राजा खोबरागड़े वो वापस आ गए और 15 लोग गायब हो गए. उन्होंने टीबी और बीबी में पूरे मकसद हो गए. तो साथियों, ये बामसेब की जिम्मेवारी एक कर्मचारी के ऊपर क्यों रखी है वहाँ पे? क्योंकि कर्मचारी वर्ग ये अपने को दायित्व एक समझता है कि बाबा साहब के ज़माने में भी बाबा साहब ने खुद बोला था कि भाई एक मैं समाज के लिए इतने पढ़े लिखे लोगों का मौका दिया और मुड़ने के बाद बड़े बड़े अधिकारी बन गए. उनकी एक जिम्मेदारी बनती है समाज को तैयार करना है. इसी साथ में कांशीराम साहब ने बामसेब बनाया. बामसेब के माध्यम से ये बात हो सकती है कि बामसेब अब समाज के लिए बैकबोन है. भाई इसके माध्यम से समाज को जगा सकता है, महापुरुषों के विचारों को तैयार कर सकता है. इसीलिए कांशीराम साहब ने बामसेब बनाया. खुद की नौकरी छोड़ दिया और पूरा समर्पित जीवन पूरा समाज के लिए दिया. उन्होंने
पूरे महापुरुषों के विचार, जो व्यवस्था बनी थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और शूद्रों को जोड़ने का काम माननीय कांशीराम साहब ने किया। कांशीराम साहब एक बात रखे थे वहाँ पे कि देश के अंदर में मैं 600 जाति को इकट्ठा किया, 6743 जाति है देश के अंदर में है, ये मनुवादी व्यवस्था ने बना के रखा है। और भारत में इतना जाति इन्होंने मनुवादी ने बना के रखा है कि अलग अलग अगर ये जाति को बांट दिए वहाँ पे तो सब एक इकट्ठा नहीं हो जाएंगे। इसलिए कांशीराम साहब ने इस मकसद को जोड़ने का काम किया, कड़ी को जोड़ने का काम किया, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी को। अगर ये समाज अगर एक जुड़ जाता है वहाँ पे तो हम देश के हुक्मरान बन सकते हैं। तो कांशीराम साहब ने 600 जाति को जोड़ा और आखिरी के एक बात रखी थी, अगर उसमें 400 जाति अगर जोड़ जाते वहाँ पे तो हम देश के अपन शासन करती जमात बन सकते हैं, देश का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं वहाँ पे। तो उस टाइम में कांशीराम साहब ने जो त्याग करके यहाँ तक अपने को जो परवाह लेके आए वहाँ पे, तो कांशीराम साहब जाते जाते बोला था वहाँ पे, उन्होंने बोला कि भाई ये कारवां आगे बढ़ सकता है, दिल में तमन्ना होना चाहिए, दिल में तमन्ना अगर सही है तो रास्ता निकलते है, नहीं तो बाहर से बनाते हैं वहाँ पे। लेकिन शुरुआत तो महाराष्ट्र से किया कि यूपी के अंदर में कांशीराम साहब ने सफल हो गया। और महाराष्ट्र के लोग सिर्फ कार्यक्रम करते रहे, वहाँ पे प्रोग्राम लेते हैं, 14 अप्रैल 6 दिसंबर जो भी है कार्यक्रम लेते हैं। लेकिन अगर कामयाब करने का रहा तो राजपाट की लड़ाई है और राजपाट से अपने को लेना है। अब लोकशाही है, लोकशाही के माध्यम से बाबा साहब ने अपने को हथियार दिया, मतों का अधिकार दिया, और वो अधिकार से उनकी बिगड़ी हुई बात अपन बिगाड़ सकते हैं और अपनी बिगड़ी हुई बात अब बना सकते हैं। एक मत से अपन राजा बना सकते हैं और एक मत से राजा गिरा सकते हैं, इतनी ताकत दिया। इसका उदाहरण महाराष्ट्र में अगर कांशीराम साहब ने बोले, लेकिन कांशीराम साहब की बात कुछ लोगों ने माना ही नहीं, सिर्फ काम करते रहे। लेकिन कांशीराम साहब दुख की बात हो गई तो वो उत्तर प्रदेश में जाके उन्होंने काम शुरू किया और काम करने के बाद में बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। साथियों, समय का पाबंदी है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और चिट्ठी की मैं आने तक उतना बात भी नहीं करूँगा क्योंकि बाकी वक्त है बोलने के लिए, मुझे भी सुनना है वहाँ पे। तो साथियों, वर्तमान जो अपन बात रखते हैं समाज में जाते हैं, इतिहास की भी बात रखते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में क्या चल रहा है अभी और वर्तमान स्थिति में परिस्थिति क्या है और आने वाला भविष्य क्या है। अगर अपन भविष्य के बारे में अगर अपन काम नहीं करेंगे, कर्मचारी अपना दायित्व नहीं बताएंगे, तो फिर सिर्फ अपना ड्यूटी घर इतना काम करने का क्या। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं दामोदर रामटेके सर इनको इन्वाइट करना चाहूँगा। माझा हा प्रवास म्हणजे BSP टू बामसेप आहे। म्हणजे मी 2004 मध्ये अनपेक्षितपणे जिल्हा भंडाऱ्यामध्ये प्रभारी म्हणून कार्य केलं आहे। तर तिथला माझा अनुभव हा कटू आहे की जे आपले बामसेप म्हणण्यापेक्षा आपण शॅडो बामसेप म्हणू, तेव्हा बरेचसे लोक शिक्षित आणि नोकरीवाले हे विचित्रपणे वागतात आणि जे प्रामाणिक मिस्त्री आहेत त्यांना डिस्टर्ब करतात। हा माझा आरोप 100% सत्य आहे याचा माझा विश्वास आहे। म्हणून प्रत्येकाला वाटते की मी विद्वान आहे, कारण सगळेच शिकलेले आहेत तर विद्वान आहे असं त्यांना वाटतो। तर विद्वान आहेत खरे, पण विद्वत्ता ही समाजाच्या उत्थानाकरता असली पाहिजे, ना की ते समाजाला मागे नेण्याकरता असली पाहिजे। कारण प्रत्येकाला वाटते की हा व्यक्ती मला का ज्ञान सांगणार आहे, मला का जास्तीची सूचना देणार आहे, पण असं नाही। समाज हा जर आपसात परस्परांचा सन्मान करत असेल, परस्परांच्या सूचनांचं पालन करत असेल किंवा शांतपणे ऐकून घेत असेल आणि स्वतःच्या प्रतिक्रिया देत असेल तर संवाद हा सुरळीत असेल। परंतु मी स्वतः इगो धरला की मीच विद्वान आहे, मी कशाला कोणाचं ऐकू, तर समाज पुढे जाणार नाही। कांशीराम साहेबाला हाच अनुभव आला। परंतु महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की असल्या पद्धतीचे जे प्रतिक्रिया असतील किंवा आपल्याला अनुभव येत असतील तरी आपण ढळून जायचं नाही, कारण समाज आपला हा कच्चा आहे। कारण कांशीराम साहेबांनी सुद्धा म्हटलं आहे की कच्चे घडे पे तैरना तो मौत से क्या डरना। कारण या चळवळीमध्ये काम करताना हा ठरवून टाकायचा आहे की मला मरण केव्हा येऊ शकतो। मरण हा नैसर्गिक असेल किंवा
ॲक्सिडेंटल असेल. परंतु महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की मी या स्टेजपर्यंत पोहोचलो, म्हणजे समजा माझा गतकाळ किंवा भूतकाळ मी बालपण आठवला तर आपली अवस्था अशी होती की आपल्याला राहायला घरसुद्धा नव्हता, आपल्या घराच्या भिंतीसुद्धा पक्क्या नव्हत्या. तिथून जर आपण सुरुवात केली आणि आज जर आपण विचार केलो तर आज आपण कुठे आहोत. म्हणजे म्हणायचा उद्देश आहे की ही जी काय आपली अवस्था आहे ही केवळ आणि केवळ ह्या महापुरुषांची आहे आणि ह्या महापुरुषांचा अशी विचारता पुढे गेली पाहिजे, याच्याकरता मी कार्य केलं पाहिजे. समजा मला जर 1 लाख पगार असेल आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हटलं की तुमच्या मिळकतीचा महिन्याचा 20वां हिस्सा जर तुम्ही समाजाला दान केले तर समाज हा जो 15% वाला माजलेला आहे तो एका क्षणामध्ये खाली उतरायला वेळ लागणार नाही. परंतु आपल्या लोकांमध्ये मानसिकता अशी आहे की त्याला 100 रुपये मागितलं नोकरीला तर तो 50 द्यायला तयार होत नाही. तर 20वां हिस्सा 1 लाखाचा 20 म्हणजे किती होईल? 20% आहे ना. मग असा आपण विचार करत का बरं नाही की माझ्या खिशातील जो पगार आहे 1 लाख रुपये हा माझा नाही आहे, हा महापुरुषांचा आहे. कारण या महापुरुषांनी त्याग जर नसता केला तर आज मी इथं जो बसला आहे किंवा उभा आहे अशी माझी अवस्था नसती. कारण आपल्याला पाणीही पिऊ द्यायची नाही अशी व्यवस्था त्यांनी निर्माण करून त्याला बंड केला, क्रांती केली, चॅलेंज केला, म्हणून आपण इथं सुखाचे दिवस आणि परस्परांना ज्ञान सांगतो. मी यासाठी तुम्हाला म्हणतो की मी बामसेपचा कार्यकर्ता आधी होतो पण BSPच्या माध्यमातून होतो. मला आता इकडे फुलसाहेबांनी सांगितलं किंवा इकडे मला नाव लिहिलं म्हणून मी इथं आलो. पण मला असं म्हणायचं आहे की माझा तीव्र असा आरोप आहे अशिक्षित लोकांवर नाही, शिक्षित लोकांवर आहे की सगळ्यात जास्त समाजाचं नुकसान कोणी करत असेल तर आपण सगळे करतो, काहीच करत नाही समाजासाठी. तुम्हाला झोप कशी लागते हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आम्हाला झोप लागत नाही. 2004मध्ये जेव्हा औरंगाबादला स्टेटची मिटिंग झाली आणि त्या मिटिंगला फक्त 25 लोक आले होते, गरुड अध्यक्ष होते आणि गरुड असे म्हणाले होते की कोणी मिटिंगला येवत पण समाज काम करत राहील. ही चूक आहे ना. म्हणजे असे काय घडलं की ज्यावेळेस 500 लोक मिटिंगला बसायचे अचानक 25 लोक कसे काय आले स्टेट मिटिंगला. याच्यावरून हे सिद्ध होते की आपण जे कर्मचारी आहोत हे बिलकुल आपल्याला काय घेणं देणं समाजाशी काहीच घेणं देणं असं वाटतं. म्हणजे मी 2024ची विधानसभेचं इलेक्शन होण्याच्या पूर्वी मी उमरेडला असतो. खरं म्हणजे मी 4-5 लोकांना जाऊन भेटलो. उमरेडला बरेचसे कर्मचारी आहेत, प्रत्येकाच्या दारी आम्ही गेलो. माझ्याकडे आहेत ते सोबत असणारे एक धारगावेसर म्हणून असे 2 लोक आम्ही आणि मी 3. मी लाखणी ते उमरेडला प्रवास करतो, सायंकाळी पोहोचतो आणि त्यांच्यासोबत जाऊन 10:30-11 वाजेपर्यंत आपल्या कर्मचाऱ्यांना कन्व्हिन्स करतो की विचारधारेच्या मागे उभे राहा, व्यक्तीच्या मागे राहू नका. व्यक्ती हा केवळ बदलत असतो. जो हमारे मूवमेंट में जुड़े हैं, शुरू से जुड़े हैं, आखिर तक है, तो उनके लिए थालियां बजाना तो ज़रूरी है. मेरे लिए नहीं, मेरे साथी जो है उनके लिए. तो अभी मैं साहब के साथ में जो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव, मैं 1-2 अनुभव यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको भी पता चले कि ये मूवमेंट को कहाँ से शुरू करे और आज कहाँ तक आया है, इसका पता आपको लगेगा. तो 1983 की बात है. 5 फरवरी 1983 में दिल्ली के इलेक्शन हुए थे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति के माध्यम से. तब पार्टी बनने की थी. तब दिल्ली के इलेक्शन साहब ने लड़ाए और उस वक्त कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाए थे. तो नागपुर के भी कुछ साथी थे और वर्धा से मैं भी था. तो बहन जी का संघर्ष भी मैंने देखा है, साहब का संघर्ष भी मैं 11 अगस्त 1982 से लेकर 21 अगस्त 2002 तक कहीं मीटिंगों में, कहीं आंदोलनों में मेरा सहभाग रहा. तो ये एक याद संस्मरण मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहूँगा.
5 फरवरी 1983 को जो इलेक्शन थे तो उसके लिए कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं को वहाँ पे बुलाए कि जो समाज को कुछ बता सकेंगे फुले शाह अम्बेडकरी मूवमेंट के बारे में, उसके विचारधारा के बारे में। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को साहब ने बुलाए, तो मैं भी था। तो तब जब हम दिल्ली पहुँचे तो जहाँ हमारी रुकने की व्यवस्था थी वहाँ पहुँच गए तो बहन मायावती जी खुद चूल्हा सुलगा कर, ये मैंने खुद अनुभव किया है, देखा है बहन जी का संघर्ष। बहन जी ऐसा ही सीएम नहीं बनी, बाकी लोग जो हम जन्म से ही लेके आते, लेकिन बहन जी ने जो संघर्ष शुरू किया तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहन जी हम कार्यकर्ताओं के लिए 150 कम से कम हम कार्यकर्ता लोग वहाँ जुड़े थे, 150 लोगों के लिए बहन जी ने चाय बनाने का काम किया। क्या आप विश्वास करोगे? और मैं खुद को इतना खुशकिस्मत वाला समझता हूँ कि बहन जी ने 4 बार सीएम बने, बहन जी के हाथों से बनाया हुआ चाय पीने का मुझे सहयोग मिला। सही। और उसी दिन भर हम साहब के साथ घूमे, रात को 11 बजे तक वहाँ पहुँच गए तो बहन जी ने खुद ही दाल चावल बना के रखे और साहब इमीडिएटली हमको बताए कि भाई साहब खुद ही उस गंज पर का ढक्कन होता है ना, उसमें चावल लिए, दाल लिए, हम सबको बताए कि भाई आधा घंटे में आप सब लोग खाना खाकर हॉल में इकट्ठा होना है क्योंकि मीटिंग करना है। तो 12:30 बजे, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक खाना हो गया। 12:30 बजे साहब ने मीटिंग शुरू की और वो मीटिंग नेशनल लेवल के पॉलिसी का मीटिंग था, कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं था। और वो मीटिंग सुबह के 4:30 बजे तक साहब ने समझा के बताया, पूरे भारत के सोशल सिस्टम का, पॉलिटिकल सिस्टम का समझा के बताए। और उसमें जब 84 में इलेक्शन आने वाले थे लोकसभा के, तो उस लोकसभा का प्लानिंग बताए। और साहब ने हर मेंबर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे इंडिया के, पूरे भारत के 256 मेंबर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हिसाब किताब बताया। लेकिन हम तो सब नीचे बैठे थे, साहब छोटी से कुर्सी पर अकेले बैठे थे, हम बहन जी भी बैठी थी, तो हम नज़दीक ही बैठे थे। तो 4:30 बजे जब पूरा बताया, सब साहब ने गाइड किया, फिर जाते जाते कि और कुछ किसी को कहना है, कुछ बताना है, कुछ सजेस्ट करना है, ये साहब ने जब पूछे थे तो तब मेरे दिमाग में आया और मैंने पूछा साहब को, साहब कि जिस मेंबर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूँ, तब चंद्रपुर था, तो चंद्रपुर मेंबर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 60 to 70% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स समाज रहता है, फिर भी आपने उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई प्लानिंग अपना नहीं बताए साहब। तब साहब ने विदिन ए सेकंड मुझे आंसर दिए कि आप जो अहिरी के गोंड राजा है, अहिरी के जो गोंड राजा है उनको पहचानते क्या? हाँ साहब मैं पहचानता हूँ, वो भी मुझे पहचानते हैं। तो फिर आप अगर उस राजा को फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा में अगर उनको कन्विंस करते हैं वो तो फिर वो सीट हमारी होगी, तब तक हम उधर हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो राजा चंद्रपुर के ब्राह्मणों के चंगुल में है। तो इतना अभ्यास मान्यवर कांशीराम जी का था। साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि पर आपने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है,
तो मैं सबसे पहले उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मान्यवर काशीराम साहब पहली बार संसद में गए तो सब लोग देखते रह गए, और सब खासदार लोग जो भी पुराने नए लोग थे, कौन काशीराम जी है करके वो देखने के लिए आतुर थे। क्यों आतुर थे? क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या करके दिखाया कि ना पैसों से ना हथियारों से सांसद बनाया जाता है, सिर्फ अपने महापुरुषों से। उन्होंने संसद में दिखा दिया कि मैं ऐसा सांसद संसद में पहुंचा हूं कि ना मैंने पैसा खर्चा किया ना हथियार का यूज किया, सिर्फ मैंने अपने महापुरुषों को, लोगों को बताया, और आज मैं संसद में पहुंचा हूं। और पूरे खासदार लोग, कौन ऐसा व्यक्ति है बिना पैसे से भी संसद में लोगों को भेज सकते हैं? सब लोग आतुर थे, और वो उनको एनर्जी देने वाले लोग आज यहां पर हॉल में उपस्थित है, तो इनके लिए तालियां हो जाए। जब बामसेप का गठन किया काशीराम साहब ने तो क्या भाषण दिया था? उन्होंने कहा था, मेरे जैसा अमीर दुनिया में कोई आदमी नहीं है। जिनके पास साइकिल का पंचर दुरुस्त करने के लिए पैसे नहीं थे, वो लोगों को क्या करे कि मेरे जैसा अमीर आदमी दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं 85% बहुजन समाज का नेतृत्व करने के लिए निकला हूं। और क्या कहा था? अगर एक वक्त का चाय का पैसा भी अगर मुझे दे दे तो मैं मनुवाद को कभी संसद के अंदर घुसने नहीं दूंगा। ऐसा ललकारने वाला तो किसके बल पर? आपके बल पर। वो आपकी शक्ति थी काशीराम साहब के पीछे, और इसलिए वो ललकारते थे। और फिर उन्होंने बामसेप को और क्या कहा कि एक वक्त का अगर आपने खाना नहीं खाया, एक दिन उपवास किया और उतना ही पैसा मुझे दिया, तो आप लोग दिल्ली की भी सरकार में बैठ सकते हो और स्टेट की भी सरकार में बैठ सकते हो। मगर हम लोग वैसा करते नहीं है। हमारे अभी साहब ने बताया, थुल साहब ने, सिर्फ 100 रुपया आप महीने का दो, मगर वो भी अभी तक हमारे लोग देते नहीं है। और इसलिए महापुरुष तो बहुत एक्सपेक्टेशन और आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मगर हम लोग उनको फेल भी करते हैं। मगर कुछ लोगों के बदौलत पर आज ये मिशन मोमेंट, ये पार्टी आज रंग लाई है। बामसेप का काम क्या है? पॉलिटिकल क्लाउड्स निर्माण करना। आपको जो सत्ता पर बैठे उनको डराना है, उनकी कुर्सी को हिलाना है, और उसके लिए ना बिकाऊ नेता पैदा करना पड़ता है। बामसेप क्या करता है? ना बिकाऊ नेता पैदा करने वाली फैक्ट्री है। और आप नेता पैदा करोगे और खरीदने वाले भी बहुत है। और काशीराम साहब कहते हैं, हम नेता पैदा करते जाएंगे और हमारा दुश्मन खरीदते ही जाएगा, मगर इतने पैदा करेंगे कि एक दिन वो खरीदते खरीदते थक जाएंगे। यह है बामसेप का काम। और इसलिए साथियों, हम बहुत छाती ठोक कर बोलते हैं कि बहन जी को हमने 4 बार क्या बनाया? मुख्यमंत्री बनाया। क्या आप लोगों ने वोट दिया है मुख्यमंत्री बनाने के लिए? छाती तो बहुत ठोकते महाराष्ट्र के लोग। अरे प्रधानमंत्री बनाओ और छाती ठोको, नहीं क्या? मुख्यमंत्री तो यूपी के लोगों ने बनाया है, महाराष्ट्र के लोगों का थोड़ा बहुत पैसे के लिए योगदान होगा। आपका वोट गया है क्या? मगर छाती तो, माइक मिला पार्टी के लोगों को तो ऐसी छाती ठोकते हैं, ऐसे भाषण ठोकते हैं कि जैसा यही वोट देकर आ गया है यूपी में। प्रधानमंत्री बनाओ और फिर छाती ठोको, मगर वो काम हमारे से हो नहीं रहा है। और इसलिए साथियों, बामसेप जो है ये बहुत ही ताकतवर यूनिट है। ये पार्टी को शक्ति देने वाला यूनिट है। और फिर
सभी लोग हमारे, काशीराम साहब कहते कार्यकर्ता हैं हमारे दल में, हमारे बामसेप में सभी लोग कार्यकर्ता हैं, मगर जो सबसे ज्यादा दौड़ धूप करेगा, कार्य करेगा और ईमानदारी से करेगा, लोग उसको नेता बनाएंगे। साथियों, यहाँ पे जब बात आती है, बहुत से लोग यहाँ पे साथी कहते हैं, होता है कि बातचीत के अभाव इसमें वो कह लेते हैं कि हम लोगों ने, महाराष्ट्र ने क्या दिया। मैं, हो सकता है कोई मजाक में भी ये वाली बात कही गई हो, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि महाराष्ट्र ने और विदर्भ ने यद्यपि रिजल्ट नहीं दिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन पूरे देश भर में फैलाने में विदर्भ के साथियों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। यह वाली बात हमारे डिस्कशन की हो सकती है कि भाई हम लोग क्यों नहीं रिजल्ट दे पाए। मैं ये समझता हूँ कि अम्बेडकराइट मूवमेंट के लिए यहाँ जो ब्लैक बोर्ड है, यहाँ महाराष्ट्र के बाहर पूरा कोरा है, एकदम चमकाया हुआ, कि जिसमें एक यदि आपने चाक से यदि लिख दिए तो फट से समझ जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में हमारा अम्बेडकराइट मूवमेंट के आंदोलन बहुत ज़्यादा होने के कारण हमारे लोग कुछ संभ्रम में रहे और वह चीज़ हम परिणाम नहीं दे सके। मित्रों, आज जब ये कहा जाता है, हमारे विषय है कि मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा दी गई स्वतंत्र बहुजन विचारधारा पर आधारित बहुजन समाज के निर्माण में बामसेप की भूमिका एवं जिम्मेदारी। साहब ने ये कहा है कि बहुजन समाज पार्टी का मिशन है बहुजन समाज बनाना, बहुजन समाज बनाना, और बहुजन समाज बनाने के लिए हमें बहुजन समाज को जोड़ना पड़ा। अब जब जोड़ना है, जब हमारे को बहुजन समाज को जोड़ना है, तो हमें कांशीराम जी की जो विचारधारा है, नॉन रिलीजियस, नॉन पॉलिटिकल, नॉन एजुटेशनल, तो इसमें जो नॉन रिलीजियस ये फैक्टर है, यह नॉन रिलीजियस फैक्टर में हम कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाते हैं और हम बहुजन समाज को नहीं जोड़ पा रहे हैं। मुझे याद आता है 1993 में जब मैं रीवा में था और मैं साहब से टिकट के सिलसिले में जब दिल्ली में गया था, विधानसभा का चुनाव था और वहाँ पर हमने टिकट का डिस्कशन किया साहब के रकाबगंज ऑफिस में। तो सामान्यतः राजनीति में ये देखा जाता है, जैसे अभी सुनतकरी साहब ने कहा कि उनके वर्धा में तेली और कुनबी है, उनकी संख्या ज़्यादा है, तो उस प्रकार से टिकट बांटी जाती है। कांशीराम जी ने, हमारे पास में एक टिकट के दावेदार आए थे, मिस्टर IMP वर्मा, जात के नाई। अब आपने सोचा ही होगा कि एक गांव में, एक क्षेत्र में नाई की कितनी संख्या होती होगी। साहब ने उनसी को पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम्हारे नाई की कितनी मतलब वोटर्स हो गए, तो बोले साहब 500 हो गए। तो 500 हो गए, ओके। तो साहब ने कहा, ऐसी बातचीत करते आए, सभी मेरे मतलब रीवा लोकसभा में 8 क्षेत्र थे, 7 क्षेत्र की बातचीत खत्म हो गई और 8वें पे आए और वो कहते हैं, हाँ भाई यदि हमने इनको टिकट दिया तो कैसा रहेगा। मेरे को पूछा, मेरे को साहब के क्वेश्चन में ही आंसर था, इनको टिकट के दिया तो कैसा रहेगा। हमने कहा सर ठीक रहेगा। और हमने 1993 में उस IMP वर्मा को हमने टिकट दिया और 1993 के विधानसभा चुनाव में मऊगंज से IMP वर्मा चुनाव जीत गए थे। क्यों जीते थे? क्योंकि हमने वहाँ पर बहुजन समाज बनाया था, बहुजन समाज। और बहुजन समाज बना, मुझे याद आता है सुन्नतकरी साहब यदि हो गए 1995 में महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं की मीटिंग दिल्ली में बुलाए थे, मिस्टर PS खोबरागड़े वहाँ पर थे और साहब ने तब अपना जब भाषण दिया था तो उन्होंने इस रीवा का, इस मऊगंज का IMP वर्मा का उदाहरण दिया था। मैं जब मुस्कुरा रहा था तो साहब ने बोला कि मेरे रीवा के साथी मुस्कुरा रहे हैं करके। तो बहुजन समाज यदि हमें बनाना है तो बामसेप ही ये चीज़ अच्छे से कर सकता है। बामसेप
बामसेप के हमारे कार्यकर्ता इन्हें ही यह काम है कि वे बस्ती बस्ती में जाके भिन्न भिन्न समुदाय के बीच में जाके उनको जोड़ने का प्रयास करें। मैं जब जोड़ने की बात जब करता हूँ तो बहुत ही सीरियसली बात करता हूँ, क्योंकि मुझे जब स्वीपर समाज के लोगों को जोड़ने का मैंने जब बीड़ा उठाया था तो मैंने सूअर की मटन तक के खाई थी, और उनके यहाँ के सत्यनारायण कथा में मैं आधे घंटे बैठा हूँ। जीवन में पहली बार मैं सत्यनारायण की कथा में बैठा हूँ। लेकिन आपको ये भी बता दूँ कि परिणाम मतलब ये हुआ कि वो जो बुद्धसेन माडो वाल्मीकि था, जिनके घरों में पूरे देवी देवताओं के चित्र थे, वो उतर के वहाँ पर बाबा साहब बुद्ध और महात्मा फुले चढ़ गए और वो बुद्धसेन माडो ने बौद्ध धर्म अपनाया था। मेरा उसको बौद्ध धर्म अपनाने का मेरा कोई टारगेट नहीं था, लेकिन जब व्यक्ति को आप जोड़ते हैं, आप अपने बीच में ये आकर्षण एक मतलब क्या है कि पैदा करते हैं, तो वो आपके मार्ग पर वो चलते रहता है। बहुजन आंदोलन के नायक इस के तहत मेट्रो टाइम्स इस मैगजीन ने बामसेप एक परिचय मान्यवर साहब काशीराम जी ने लिखा था, और उसके बाद दूसरा किताब है चमचाएज, समाज में कितने और किस तरीके के चमचे पैदा होते हैं, ये साहब ने लिखा था वो किताब। और 1954 में बाबा साहब भंडारा से चुनाव लड़े थे और कैसे हारे गए इसकी जानकारी इस मेट्रो टाइम्स में छापी गई है। और इस मैगजीन का हम बार बार विमोचन करते हैं, इसलिए करते हैं कि ये मैगजीन बिकनी चाहिए। अगर बिकती है तो ये निकलेगी। मैंने सोलापुर में भी मान्यवर राजाराम साहब के हस्ते और डोंगरे साहब के हस्ते इस मैगजीन का विमोचन किया है। यहाँ पे भी किया था, कोल्हापुर में भी किया, वर्धा में, हिंगन घाट में, और जहाँ जहाँ कार्यक्रम होंगे वहाँ वहाँ इसका बार बार विमोचन होगा। विमोचन होने के पीछे का मकसद है कि ये बिकनी चाहिए, और ये अगर बिकती है तो ये बार बार निकलनी चाहिए, यही मेरा मकसद है। और इसका कीमत मात्र 100 रुपये है, 200 का है, लेकिन 100 रुपये में ये शाहू महाराज ने जो हमें रिजर्वेशन दिया था ना, उस रिजर्वेशन के तहत ये 50% में मिलेगा। बस इतना ही कहता हूँ, धन्यवाद। तो साथियों, ये जो मिशन है हमारा, इसके बारे में जो सब्जेक्ट रखा माननीय कांशीराम साहब द्वारा दी गई स्वतंत्र बहुजन विचारधारा पर आधारित बहुजन समाज के निर्माण में बामसेप की भूमिका एवं जिम्मेदारी। सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा तगड़ा है, और आप सभी लोगों साथियों को अच्छी तरह से पता है कि बहुजन विचारधारा क्या है, कांशीराम जी ने कहाँ से शुरुआत की, कांशीराम जी ने किस तरह से प्रोग्राम वो चलाए, हमने किस तरह से वहाँ पे शरीक हुए, कैसे प्रोग्राम हमने निभाए, इन व्हाट वे वी हैव मेड द कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन विद द पॉलिटिकल पार्टीज, ये अच्छी तरह से आप लोगों को पता है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में कभी जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे सामने मेरे ऑडियंस जो बैठे हैं वो कोई कोई तो मेरे फादरली फिगर्स है, कोई कोई मेरे हमसफर है, कोई नए लोग हैं। तो इनके सामने कांशीराम जी ने क्या किया ये बताना, ये आपके ऊपर में अन्याय है। तो मैं ये बात नहीं बताऊंगा, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। ये कांशीराम जी की बहुजन स्वतंत्र विचारधारा नहीं है मेरे साथियों, स्वतंत्र नहीं है ये विचारधारा 2000-3000 साल पहले दी हुई विचारधारा है, जिसे हम बहुजन विचारधारा कहते हैं, जिसे हम बहुजन सुखाय बहुजन हिताय कहते हैं। ये विचारधारा है कि जो गौतम बुद्ध ने हमें दी थी। वही विचारधारा मान्यवर साहब ने 1978 में उसका गठन किया, और बामसेप नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन ये पूरे भारत में खड़ा हुआ, कि जिस वजह से
पहले के जमाने में 2500 साल पहले बुद्ध को और भिक्खु को हर कोई डरता था, हर कोई रिस्पेक्ट देता था, डर के मारे नहीं, विद्वता के बारे में। इसी तरह से 1978 to 84 ये 5-6 साल के बाद में, 8-10 साल के बाद में पूरे भारत में जो दबा कुचला आदमी था, जिसको कोई वैल्यू नहीं थी, उस आदमी की वैल्यू हमारे पॉलिटिक्स में ही नहीं, हमारे सोशल में ही नहीं, तो हर जगह में कांशीराम साहब का नाम का डंका बजता था विदाउट पावर। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से इट। पावर नहीं थी हमारे पास में कुछ भी, लेकिन जब हम चलते थे उसके साथ में तो हमें भी लगता था की हम भी कोई मिनिस्टर्स आहे, या आविर्भावामध्ये आम्ही त्यांच्या समोर चालत होतो आणि त्याची दखल पण मिळायची आम्हाला, असं नाही आहे। तो ये जो विचारधारा है, कैडर बनाते हुए कांशीराम आगे बढ़े, जैसा कि बुद्ध भिक्खु का कैडर बनाते हुए आगे बढ़े, उसी तरह से कांशीराम साहब ने इस मिशन को कैडर के माध्यम से कोहिमा से लेके पोरबंदर तक, तो कन्याकुमारी से लेके अपने जम्मू कश्मीर तक पूरे भारत में बाबा साहब का नाम, ज्योतिराव फुले का नाम, ज्योतिबा फुले नाही, आपलं लक्षात घ्या, बरेचसे लोक बऱ्याच ठिकाणी ज्योतिबा फुले म्हणतात, सर हे चूक आहे। ज्योतिबा म्हणजे देवाचं नाव आहे, फुल्यांचं नाव ज्योतिराव आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे आमच्या वाचकांनी आणि आमच्या श्रोत्यांनी, आमच्या कार्यकर्त्यांनी। तो ये बड़े पैमाने पे बात हुई थी, और वो जो कैडर में जो कैडर बनते थे, वो कैडर को जिस तरह से ट्रेन किया, वो कैडर पूरे भारत में गए और 2 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन बने। एक बना बामसेप, ये तो था, और बामसेप ने बीएसपी को बर दिया, और बीएसपी हमारी राजकीय पॉलिटिकल पार्टी थी, और उसके इंटरमीडिएट हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसके वजह से हम दलित शोषित समाज संघर्ष समिति कहते हैं। DS4 बनी और बाद में बामसेप बनी, और इसका मतलब यह है कि ये जो पटरी है, यहां पर जो ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन चलते हुए इसमें 2 पटरियां बनी। एक पटरी बनी बामसेप की, दूसरी पटरी बनी बीएसपी की। लेकिन आपने कभी देखा कि 2 जो रेलवेज है, वेज है, वो एक जगह में कभी मिलते हैं? नेवर। वो चलते गए चलते गए चलते गए, लेकिन कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन बराबर था। हर कोई मान लेते कि एक का रेल का ठैया यदि कुछ गड़बड़ हो जाती है तो दुर्घटना हो जाती है। तो यह दुर्घटना ना हो, इसी के लिए बामसेप परिचय में मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरा इंतजाम किया हो मेरे साथियों। अब काम क्या था मोटे तौर पर बामसेप का? मोटे तौर पर बामसेप का यह काम था कि समाज में जाके, हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों को ये विचारधारा बनाना और इस प्रकार की जमीन तैयार करना। और महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचारों के ऊपर की तैयार किया हुआ ये तैयार किया हुआ जमीन है, ये जमीन तैयार करो और आगे कदम बढ़ाते रहो, ताकि हम आम्बेडकराइट मूवमेंट हम बढ़ा पाएंगे। किस तरीके से नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिकल का कॉम्बिनेशन, किस तरीके से हम लोगों ने इंटरेक्शन रखना चाहिए, काफ़ी अच्छा आपने ये किया। डर लगता है मुझे जब प्रोफेसर व्यक्ति जब माइक पकड़ता है तो कम से कम 45 मिनट्स लेते हैं, कम से कम 45 मिनट्स। और इसी वजह से कॉलेजेस भी बहुत बंक किया हम लोगों ने, क्योंकि 45 मिनट्स बैठने की आदत नहीं थी। और सर ने टाइम का बहुत अच्छा मैनेज किया, उनके लिए थैंक यू। इसके बाद मैं अरुणा हजारे मॅम इनको इन्व्हाइट करना चाहूँगा। मी एका अनुभवातून तुम्हाला एक माझा विचार पुढे करते। माझे बंधू इथे रवी कीर्ती बसलेले आहेत की गेले मला माहिती नाही, पण त्यांनी मान्यवर कांशीरामजींचा एक अनुभव सांगितला। ताई बोले, मैं मान्यवर कांशीराम जी के साथ गेस्ट हाउस में बैठा था बेंगलोर में, तब मान्यवर कांशीराम जी ने बोला था, बाबा साहब का फोटो ऐसा लगा था
और हम कार्यकर्ते बैठे थे और पूछा कि अरे कीर्ति या तुम लोग ये बाबा साहब की तस्वीर देख रहे, उसके अंदर क्या देख रहे? ये भी कुछ क्वेश्चन हुआ। क्या समझेंगे हम? क्या देखा? एक दूसरे के मुंह पे हम देख रहे थे। कोई बोला कि इतना बड़ा हमारे लिए तो गॉड है, हमारे लिए सब कुछ है, ऐसा आंसर सबने दिया। और मान्यवर साहब ने बोला, पता है मैं उनके अंदर क्या देखता हूं? बाबा साहब के तस्वीर के अंदर मैं मां देख रहा हूं। कितनी बड़ी बात है। कोई ऐसा सोच सकता है? ये महामानवी सोच सकता है। तो हमारे ये जो फोटो में हमने लगाए हैं, ये सब माँ बाप की तस्वीर थी। दोनों का कॉम्बिनेशन एक था। फिर हम सोचते हैं कि माँ बाप एक होने का क्या है, इन लोगों ने कहाँ से सीखा है? बहुजन समाज पार्टी, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, तो बुद्ध की करुणा है। बुद्ध के करुणा के अंदर सबको साथ लिया जाता है, माफ भी किया जाता है। तो ये जो हम कार्य कर रहे हैं और उसका त्याग भी देखिए उन लोगों का। उनकी हम जीवन शैली पढ़ेंगे तो उनका त्याग देखिए, तब मां बन सकते हैं, नहीं तो बाप तक ही सीमित रहोगे। अगर बाप तक ही सीमित रहने की हमारे अंदर उतनी ऊर्जा है तो फिर साथ में कोई मां बहन साथ में लेके चलिए, तब ये मिशन पूरा होगा, ऐसा भी ठाम मैं बताती हूं। ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई को पढ़ाया, बाबा साहब ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 50% लेडीज को ये किया। फिर मान्यवर कांशीराम जी का तो बात अलग ही है। बाबा साहब की बातें उन्होंने इम्प्लीमेंट की, बहन जी को वहां सत्ता पे बिठा दिया। इस दिशा से हमें सोचना होगा। हमारी लेडीज देखो, यहाँ रायकौर मैडम है, उनका तो मैंने आज पहली बार उनका मैंने दर्शन हुआ है, यूट्यूब पे उन्होंने उनको सुना है मैंने। अपना प्रोफेसर सुधाताई है, मान्यवर साहब ने उन्होंने इंचार्ज बनाया था महाराष्ट्र की महिलाओं की, ये कहकर कि लेडीज का दुख दर्द कौन समझेगा। अपनी सुषमा अंधारे कहाँ जाके दहाड़ रही है। पहली बार उसका जब मैंने ओबीसी में उन्होंने भाषण दिया, हजारों की लोक संख्या में शिवसेना के अंदर जाके पहली बार मैंने बहुत उसको हक किया, क्योंकि उस लेडी को मैंने देखा था जापान के बुद्धिस्ट काउंसिल प्रोग्राम में, उन्होंने भाषण दिया, अपनी जो दर्द है उस जागतिक मंच पे रखा और बोलते बोलते खत्म होने के बाद नीचे उतरी। 5 मिनट मुझे गले लगाकर वो लेडी रोई, तब अपने ही मिशन में काम कर रही थी। हम भाई बहनों ने, हमारे भाइयों ने संभाला नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं भटक जाती है। महिलाओं में बहुत ताकत है। ये बाबा साहब ने वो देखा था कि महिलाओं में कितनी ताकत है, इसलिए अधिकार भी एक झटके में दिए, वर्ल्ड में किसी ने नहीं दिए थे। और मान्यवर कांशीराम जी ने वो करके दिखाया है। साधारणतः बामसेपची जी मीटिंग असते, संमेलन असते, संमेलनाची प्रथा नाही राहिली कधी। 1978 किंवा त्याच्या आधी 73 पासूनचा जो प्रवास आहे चळवळीचा, तर असे खूप मोठ्या प्रमाणात सभा संमेलनं घेणं हा बामसेपचा हा काही अजेंडा नाही राहिला। परंतु काय होतं की कोसनकर साहेब काही बोलले होते, आमच्याकडले रस्ते
आमच्याकडले रस्ते कधी हमरस्ते बनतच नाहीत, थोड्याशा गर्दीनेच बिथरून जातात, दुभंगण्याची घाई करतात. ताई राईकवार ताई, रस्त्याने सांगू नये स्वतःच्या निर्मितीच्या कथा, रस्त्याने सांगू नये स्वतःच्या निर्मितीच्या कथा, रडण्याची सवय रस्त्यांना नसते. निसर्ग आपला काम करतो. जेव्हा विविध जाती धर्मामध्ये आपण काम करतो, विविध लोकांमध्ये काम करतो, तेव्हा अनेक प्रसंग येतात. म्हणजे बहादुरे साहेब तर सांगत होते, एकदा पेंटिंग करत होते आणि बंदूकच मारली, गोळ्याच मारल्या. ती बरं झाली, त्यांना लागली नाही, ते जिवंत आहे आपल्यामध्ये. अशा अनेक घटना होत राहतात. निसर्ग आपला काम करत राहतो, परंतु ह्या सर्वांपासून आपल्याला खचायचं नसते. ही चळवळ यशस्वी कशी करायची याचं सूत्र मान्यवर कांशीरामजींनी अत्यंत सोप्या साध्या पद्धतीमध्ये आपल्यासमोर ठेवलं. आणि साधं सोपं सूत्र आहे, बहुजन समाज बनविणे. बहुजन समाज पार्टी बनवणे फार सोपी गोष्ट आहे. बहुजन समाज बनवणे हे सर्वात मोठी आणि कठीण गोष्ट आहे. जी सर्वात मोठी आणि कठीण गोष्ट आहे त्याची जबाबदारी बामसेफला दिली आहे. म्हणजेच याचा अर्थ आपली जबाबदारीसुद्धा खूप मोठी आहे. जे शिकले सवरलेले आहे, ज्यांना बाबा लेका तूनं खाल्लं तूप तूनं खाल्ली साय, लेका तूनं खाल्लं तूप तूनं खाल्ली साय, समाजाचं काय माझ्या समाजाचं काय. ज्याला तूप आणि साय मिळाली त्या लोकांनी आपल्या समाजाला ही चळवळ यशस्वी करण्यासाठी झटायचं आहे, काम करायचं आहे, बहुजन समाज बनायचा आहे. कांशीराम साहेब इथे असताना बहुजन समाज बनविण्यासाठी ज्यांच्यावर ही जबाबदारी दिली, ज्या आंबेडकराईट लोकांवर ही जबाबदारी दिली, त्यांचं चित्र कसं आहे हे त्यांनी 1966ला जसं दिसलं तशा प्रकारे त्यांनी लिहिलं आहे. ते आपण ऐकणं अत्यंत गरजेचं आहे पुढे जाताना. जब मैं महाराष्ट्र में था 1966 में, महाराष्ट्र में हमें कुछ आम्बेडकरवादी नज़र आते थे जिनको मैं गांधीयन आम्बेडकरवादी कहता हूँ. गांधीयन आम्बेडकरवादी यानी कि गांधी को मानने वाले आम्बेडकरवादी, गांधी की शरण जाने वाले आम्बेडकराइट, जो समाज में जाकर बुद्धम शरणम गच्छामि और पॉलिटिक्स में जाकर गांधी शरणम गच्छामि बोलते रहते हैं, वो सारे लोग गांधी के शरण में चले गए. कांशीरामजींनी हे भाषण दिलं ग्वाल्हेरला फुले मेळ्यामध्ये 2 नोव्हेंबर 1994ला. जी परिस्थिती 1966मध्ये होती ती आतासुद्धा आहे. मागच्या वेळेस ह्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये साधारणतः बौद्ध समाजाने आणि जे शेड्यूल कास्टच्या जाती ज्या काही कमी अधिक प्रमाणात बाबासाहेबांच्या जवळ गेल्या, त्या समाजाच्या शिकल्या सवरल्या लोकांनी आपल्या समाजाने पूर्ण 100% काँग्रेसला मतदान करण्यासाठीच्या बैठका घेतल्या, आवाहन केलं. आणि हे लोक एवढे मोठे लोक, विद्वान लोक आहेत बा, त्यांचं समाजाने ऐकलं. 90% लोकांनी काँग्रेसला मतदान केलं, PDAला आणि बाकीच्या लोकांना. 1966ची परिस्थिती 2024ची परिस्थिती बदलली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आमचं वस्तुस्थिती अशी आहे की आम्ही लवकर भ्रमिष्ट होतो, आणि भ्रमिष्ट तर होतो, परंतु दुसऱ्यांनासुद्धा भ्रमात टाकतो. 9 तारखेला आता कार्यक्रम झाला लखनौमध्ये, आणि त्याच दिवशी पोस्टमध्ये, म्हणजे माझ्या फेसबुकच्या पोस्टमध्ये 100पेक्षा पोस्ट अशा आल्या की मायावती गई भाजपा के शरण में, मायावती ने योगी का भाषण पढ़कर सुनाया,
मायावती ने अपने मोदी का भाषण पढ़ के सुनाया, मायावतीने RSS का भाषण पढ़ के सुनाया, काय काय आणि त्याच्यामध्ये मग मेश्राम खोब्रागडे गजबी हे सुद्धा मग तशाच प्रकारे टाकायला लागलेत. साथियों, बहुत पुराने साथी जिन्होंने इस मूवमेंट को तैयार किया, जिन्होंने इस मूवमेंट को बनाया, जिनके कारण आज हम यहाँ पर हैं, मैं उन सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा. क्योंकि आई एम ऑल द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बामसेफ. मैं भी बामसेफ से ही आया हूँ. 1993 में नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैंने बामसेफ को ज्वाइन किया और सम्माननीय नानाजी सुनतकरी साहब के मार्गदर्शन में वर्धा में काम करते रहा. ये आप ही लोगों की देन है कि शायद मैं आज यहाँ BSP के प्रेसिडेंट के तौर पर यहाँ खड़ा हूँ. मेरी ये हैसियत नहीं कि मैं आप लोगों के सामने कुछ कहूँ, क्योंकि आप सभी मेरे वरिष्ठ हैं और मैं उस समय भी वरिष्ठ मानता था, आज भी मानता हूँ. और ये कमिट करता हूँ कि आप ही लोगों के मार्गदर्शन के तले आगे भी बहुजन समाज पार्टी का काम महाराष्ट्र के अंदर चलता रहेगा. साथियों, बस कल 27 से 11 तक का मेरा दौरा था और जैसे आप लोगों ने अपने समय में बहुत ज़्यादा काम किया, मैंने आप ही लोगों को देख देख कर मैंने बहन जी के सामने एक कमिटमेंट किया था कि बहन जी मैं कभी घर में नहीं जाऊंगा, जब बहुत गरज होगी तभी जाऊंगा. तो पिछले 15 दिन से रेगुलरली दौरे पे था. कल 7:30 बजे गाड़ी में बैठा, आज सवेरे 8 साढ़े 8 बजे पहुंचा और आपके यहाँ पर आया हूँ. थोड़ा सा लेट हुआ हूँ इसलिए सॉरी. कल गाड़ी में मैं माननीय कांशीराम साहब के जीवन के ऊपर सम्माननीय GM मून साहब की किताब को मैं थोड़ा पढ़ रहा था कि कल मुझे क्या बोलना है, थोड़ा सा पढ़ लूँ. तो पहले ही 1-2 पेजेस में मुझे वो मसाला मिल गया जो मुझे आपके सामने बोलना है. साथियों, 1957 से लेकर तो 1965 तक मान्यवर कांशीराम साहब पुणे के अंदर एक चीज़ के खिलाफ लड़ रहे थे. उनकी किताब से बता रहा हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं मालूम है. तो मान्यवर कांशीराम साहब 120 लोगों को, जिनको चार्जशीट इशू होती हैं, उसमें से 119 लोग बुद्धिस्ट महार थे और एक आदमी जो भंगी समाज का था, वाल्मीकि समाज का था, जिसका नाम दीना भाना था. तो 120 लोगों की चार्जशीट का आंसर माननीय कांशीराम साहब लिख के देते हैं और चार्जशीट का उत्तर एक्सेप्ट हो जाता है. तब वहाँ के जो चेयरमैन होते हैं उस कमेटी के, तो उनको लगता है यार इतना अच्छा ये क्लास 3 लोगों ने कैसे क्या लिख लिया, किसी ना किसी ने इनको मदद किया होगा. अब चूंकि ये आंसर इतना अच्छा है तो वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते. फिर भी वो सोचते हैं कि हम सभी को एक एक करके बुलाएंगे और उनको बताएंगे कि भाई इसके बाद आप इस तरीके का कोई आंदोलन नहीं करोगे, पर्टिकुलरली छुट्टी के लिए, और उनसे रजामंद करेंगे कि इसके बाद आप छुट्टी नहीं मांगोगे, छुट्टी मांगोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा. अब वो दोनों लोग बैठे हैं, दोनों ब्राह्मण्स मनुवादी विचारधारा के, एक कैबिन में बैठ कर सारे लोगों को बुलाते एक एक करके. मुझे बड़ा दुख होता है आपके सामने ये बात रखते हुए कि 119 के 119 लोग, इन लोगों को वो पूछते हैं कि क्या आप इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती और बुद्ध जयंती के लिए छुट्टी मांगोगे या फिर आपको नौकरी चाहिए, आपको छुट्टी चाहिए या नौकरी चाहिए. तो 119 जो महार लोग रहते हैं वो कहते हैं हमें छुट्टी नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए. और वो सारे महाराष्ट्र के. और केवल एक आदमी अंत में, जिस 4 क्लास के आदमी को, क्लास 4 के आदमी को बुलाया जाता है, जिसका नाम दीना भाना है, जो भंगी समाज के है, बुद्धिस्ट समाज के नहीं. तो जब उनको बुलाया जाता है कि भाई आपको क्या चाहिए, वो कहता है मुझे छुट्टी भी चाहिए और नौकरी भी चाहिए, और उसको सस्पेंड किया जाता है. मैं ये महाराष्ट्र के तमाम पढ़े लिखे लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ये आप समझ जाइए.
या आप, क्योंकि मुझसे कभी सभी वरिष्ठ हैं इसलिए उसके बहुत ज़्यादा डिलिब्रेशन में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कल ये बात मैंने सुनी तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि क्यों मान्यवर कांशीराम साहब महाराष्ट्र के महारों को महार बोलते थे। एक राजस्थान का आदमी जिसे बुद्धिस्ट कल्चर भी नहीं मालूम, जो बुद्धिस्ट भी नहीं है, जिन्हें बाबा साहब का ABCD नहीं मालूम, वो बाबा साहब के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब के लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, शायद इसीलिए आज तक महाराष्ट्र के अंदर हम सक्सेस नहीं हुए साथियों। दिस इज द मेन रीजन, बिकॉज दीज पीपल्स आर मैक्सिमम कंफ्यूज्ड। सबसे ज्यादा कंफ्यूज यदि महाराष्ट्र के अंदर कोई है तो पढ़ा लिखा आदमी है, समझ ही नहीं पा रहा है कि उसने क्या करना चाहिए। यदि यह बात समझ ली होती तो मैं आज समझता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर अभी तक हमारी सरकार आ गई होती। रास्ते बनाने हमारे लोगों को आना चाहिए। हमने भी रास्ता बनाया। 2014 में जब देखा कि भाई गलत हो रहा है तो हमने अपने नौकरी का त्यागपत्र दिया। 3 बार चार्जशीट हुए, लड़ाई ली रही, और आज आपके सामने बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट के रूप में आपके सामने खड़े हैं और आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 1 साल के अंदर काम हुआ, मैं धन्यवाद अदा करूंगा हमारे तीनों साथियों का, पर्टिकुलरली वंजारी सर, सन्मान्य गायकवाड़ सर, सन्मान्य थुल साहब, सन्मान्य PS खोबरागड़े सर, सन्मान्य हमारे सुनतकरी जी हैं, इधर कोसनकर साहब है, वासनिक जी है, और बहुत पुराने साथियों के साथ मैं रेगुलरली बैठता आया हूँ। कोसनकर साहब आपको मालूम है, कमाड़कर जी यहाँ पर है, कि भाई हमने कुछ करना चाहिए। अभी मैं प्रेसिडेंट हूँ, आप लोगों को कल तक प्रॉब्लम थी, आप लोगों को काम करने का मौका नहीं मिलता था। आज मैं आपको पूरी छूट दे रहा हूँ, आप करिए। महाराष्ट्र के अंदर हम रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे। और ये जो 2 पटरी की बात आपने की है, पैरेलल होती है ना, तो पहले हम तो फादर मानते थे, मदर ऑर्गेनाइजेशन मानते थे, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मानते थे। कई लोगों ने पेरेंट तो छोड़ो, दोस्त भी नहीं रखा, भाई भी नहीं रखा। लेकिन साहब के साथ 2-3 साल में रेगुलर बैठते हुए साहब को कहा कि सर, हम दोस्त नहीं, भाई नहीं, पेरेंट्स नहीं, कुछ नहीं रखा, लेकिन आज हम क्या आपस में बैठकर इस मूवमेंट को सफल करने के लिए कुछ कर सकते हैं। रेगुलरली बैठते रहे, रेगुलरली। और मुझे बड़ी खुशी है सर, आज इस प्रोग्राम के अंदर आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपने मुझे मान सम्मान दिया, अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष बनाने के लिए मैं झगड़ा इनके साथ में नहीं, मुझे आना है। मुझे इसलिए आना है कि हमारे जो पुराने साथी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके आज हमें यहाँ पर बुलाया है, हम उनके सपनों को इस महाराष्ट्र के अंदर आने वाले दिनों में पूरा करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि हम नहीं लगे, हम लगे हैं, रात दिन लगे हैं। आप लोगों के जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए हम लोग लगे हैं साथियों। लेकिन ये बात भी सही है, माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि तब तक कोई राजनीतिक सत्ता नहीं आ सकती जब तक गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत ना हो। हम तो ऊपर बढ़ेंगे भाई, नीचे रूट्स ही नहीं है तो झाड़ तो आज नहीं तो कल हवा आएगी, बिखर जाएगा। और मैं ये बात बार बार अपने लोगों के बीच में बोलता हूँ कि भाई ठीक है, 2024 में 3.5 लाख ही वोट मिला, कोई गलत नहीं है। इसीलिए गलत नहीं है क्योंकि केवल रिक्शे ही था, रूट तो थे ही नहीं। रूट तो बेचारे कई नाराज हो गए थे, कई घर में बैठ गए थे, कुछ लोगों को पता नहीं निकाल दिया था रूट तो बेचारा। लेकिन साथियों, मैं आज आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर 36 जिलों में बामसेप स्टार्ट हो चुका है, पूरे 36 जिले में। और इसके लिए मैं इन तीन चारों साथियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और इसलिए जब अब बामसेप स्टार्ट हो चुका है तो बीएसपी को भी बहुत हिम्मत आई है, बहुत हिम्मत आई है। आज जब मैं रात दिन घूमता हूँ तो केवल बामसेप के सहारे घूमता हूँ। और मैं बीएसपी के साथियों को कहता हूँ, भाई आप लोगों ने मुझे एक कौड़ी भी नहीं दी तो चलेगा, क्योंकि आज बामसेप मेरे साथ में है। और मुझे फक्र है कि मेरी गाड़ी 1 महीने के अंदर 1.5 लाख रुपया का डीजल पीती है। 1.25 साल के अंदर लगभग 2.5 लाख किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है। और इन दौरान एक बात हुई है महाराष्ट्र के अंदर कि हमारा कैडराइजेशन प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो गया।
हमारा महिला का जो संगठन है दोबारा स्टार्ट हो गया, हमारा युवाओं का संगठन दोबारा स्टार्ट हो गया और हमारा बामसेप दोबारा स्टार्ट हो गया साथियों। और ये सब होने के कारण पार्टी के साथियों में जो विश्वास निर्माण हुआ है, वो विश्वास के सहारे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने और हमने मिलकर यदि ईमानदारी से 1 साल के लिए भी काम कर लिया तो आपका और हमारा सपना जो आप लोगों ने अपने जब आप जवान थे तब आपने देखा होगा, वो सपना आप 2026 में पूरा कर सकते हैं। 2026, मैं 29 नहीं कह रहा हूँ, 2026 आपको एमएलए एमपी बनाना था अपने लोगों को, अभी तक तो हम नहीं बना पाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यदि यहाँ बैठे हुए हर एक साथी ईमानदारी से तन मन धन से और त्याग तपस्या बलिदान से लग जाए तो पहला आमदार हम 2026 के ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन में सम्माननीय थुल साहब को बना के भेजने की हमारी बहुत इच्छा है। मैं आज डिक्लेयर करता हूं आप लोगों के सबके सामने, मैंने कल ही राजाराम साहब से बात किया कि हमें आपको 2026 में ही हम पहला रिजल्ट आपको महाराष्ट्र से देंगे साथियों, और वो होगा एमएलसी का इलेक्शन, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन। आज बामसेप की ओर से मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के परिनिर्वाण दिन के ऊपर यहाँ पर बामसेप वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया था और इसका विषय था कि मान्यवर कांशीराम साहब द्वारा दी गई स्वतंत्र बहुजन विचारधारा पर आधारित बहुजन समाज के निर्माण में बामसेप की भूमिका एवं जिम्मेदारी। इस विषय पर सभी मान्यवरों ने अपना वक्तव्य रखा है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बामसेप के हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट संयोजक मान्यवर एडवोकेट सुनील डोंगरे सर यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने आपको गाइडलाइन किया है और जो गाइडलाइन किया है वो अभी सब अपने माइंड में सेट करके जो उन्होंने दिशा निर्देश दिया है तो उस दिशा निर्देश पर काम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अपना समय उन्होंने व्यस्तता से यहाँ पर दिया है और मार्गदर्शन भी किया है, इसलिए उनका मैं इस बामसेप के ओर से मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ में मुख्य मार्गदर्शक के रूप में मान्यवर PS खोब्रागडे सर, मान्यवर एडवोकेट डॉक्टर PT कोसनकर सर, मान्यवर मधुकर मेश्राम सर, मान्यवर गोपाल खंबाड़कर सर, इन्होंने भी अपना मार्गदर्शन किया है। इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ हमारे जो 5 जिले के जो हमारे कन्वेनर आए थे, ज्येष्ठ कार्यकर्ता, वो थे कि गोंदिया से YR मेश्राम सर, गढ़चिरौली से शायद आए नहीं, चंद्रपुर से मान्यवर मनोहर साखरे सर, वर्धा से नानाजी सुनतकरी सर, हाँ सुनतकरी सर, और भंडारा से मान्यवर प्राध्यापक शंकर बागड़े सर, और नागपुर से प्राध्यापक दामोदर आमटेकर सर, इन्होंने भी अपने अपने ज़िले में जो काम किया है, उनका जो मार्गदर्शन आपको किया है, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी के साथ में हमारे पूरे और हमारी मैडम यहाँ पर उपस्थित है, मार्गदर्शन किया उन्होंने, हज़ारे मैडम ने, उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ में आप सभी 5 जिलों में से चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, वर्धा और नागपुर, गोंदिया, ये सभी जो ज्येष्ठ कार्यकर्ता और हमारा बामसेप की टीम पूरी यहाँ पर मौजूद हुई है, उनका भी तहे दिल से मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और इसी के साथ में हमारे जो अभी संचालन किया है चेतन सर ने और वो राहुलकर सर ने, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ।
और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, समय का ध्यान में रखते हुए हमें सभी का धन्यवाद करते हुए आज की सभा अध्यक्षता से परवानगी से मैं यहाँ पर समापन हुई ऐसा जाहिर करता हूँ। धन्यवाद।